अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द थर्ड फ्लोर। एक बड़े लंबे ब्रेक के बाद हमने दोबारा से अपनी पॉडकास्ट को रीस्टार्ट किया है। बीच में हमारा एक ब्रेक आ गया था क्योंकि हमारा बीच में एक वेकेशन आ गया था बड़ा लंबा उम्रे का। और वो एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया जिसके बाद अब हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम काफ़ी नए जो है वो गेस्ट को बुलाएंगे। ये क्रिकेट के ऊपर नहीं होगी, अब जो हम सीरीज़ कर रहे हैं वो जो है स्टार्टअप्स के ऊपर होगी। किस तरह से नए जो है 21st सेंचुरी स्किल्स हो रही हैं, उनके ऊपर किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से लोग जो है वो इन चीज़ों को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हैं। इसके लिए आज मेरे साथ गेस्ट है सफ़ीर। सफ़ीर से हम आज जो है वो बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। आज का जो टॉपिक है वो यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर है, और सफ़ीर से सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने अपनी पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन आप लोगों ने बहुत अभी पिछले लास्ट 6 मंथ में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जना यूट्यूब ऑटोमेशन, फेसलेस चैनल, फेसलेस कंटेंट। तो मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि एक यूट्यूब पे आपकी वीडियो होती है, वो फेसलेस वीडियो होती है, ठीक है? जिसके ऊपर जिसके अंदर क्रिएटर की शक्ल या आवाज़ नहीं आती, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मास सफदर, डकी भाई, ये लोग व्लॉग्स डालते हैं, ये फेस वाली वीडियोज़ हैं इनकी, ठीक है? एक वीडियोज़ होती हैं जो फेसलेस होती हैं, यानी ना क्रिएटर की शक्ल है, ना उसकी आवाज़ है। ये होती हैं फेसलेस वीडियोज़, और यूट्यूब के ऊपर 55% ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि फेसलेस वीडियोज़ हैं। तो ये तो फेसलेस वीडियोस आपने बता दी। यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? इसमें मतलब फेसलेस वीडियोस का इनके साथ क्या कनेक्शन है? क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेशन एक नई टर्मिनोलॉजी है। मेरी भी आपके साथ काफ़ी बात हुई, लेकिन अभी भी मैं उसको सही तरीके से समझने के लिए और ऑडियंस को समझाने के लिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि यूट्यूब अच्छा, ऑटोमेशन को किस तरह आप डिफ़ाइन करोगे? ये तो आपको समझ में आ गया फेसलेस वीडियोज़ क्या होती हैं, ठीक है? ऑटोमेशन से मतलब ये होता है कि आप एक फ्रीलांसर की टीम हायर करते हो, ठीक है? जो आपके लिए स्क्रिप्टिंग करती है, एडिटिंग करती है, वॉइस ओवर करती है और थंबनेल डिज़ाइन करती है। जस्ट वो आप सारा काम आउटसोर्स करते हो, और वो जब काम कंप्लीट हो जाता है और अपनी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, वो आप वीडियो अपलोड कर देते हो। तो ये आपका सारा काम ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है? जिसमें ना ही आपको फेस दिखाना है, ना ही अपनी आवाज़ सुनानी है, आपने कोई फिजिकल हायरिंग नहीं करनी। जस्ट अपने अपनी फ्रीलांसर्स की टीम को अपना काम आपने आउटसोर्स कर दिया, और वो सारा काम आपको सबमिट करेगी, आपने जस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर देना है। आपने इसमें कुछ नहीं करना है, इसे कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। तो ये जो यूट्यूब ऑटोमेशन का आपने बता दिया कि एक टीम हायर कर ली और ये सारा कुछ कर लिया, तो इससे जो है वो लोगों को किस तरह फ़ायदा हो रहा है? लोग इन चीज़ों से भी पैसे बना रहे हैं, और कितने पैसे बना रहे हैं? मतलब ये तो आपने बता दिया कि भाई ये यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आए दिन नए-नए चैनल्स बना रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। आपने ये एक काम आसान कर दिया कि यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए एक एजेंसी को हायर कर लिया। एजेंसी जो है वो सारा कुछ ऑटोमेट कर रही है। सारा कुछ जो है वो उसको आपने बता दिया कि भाई ये वीडियोज़ बनानी है। रोज़ाना के हिसाब से या वीकली के हिसाब से वीडियोज़ आ रही हैं, अपलोड हो रही हैं, ठीक है ना? अब जिस बंदे ने, जैसे फ़र्ज़ कर लें मैंने जो है वो सफ़ीर की एक एजेंसी को बोल दिया कि मेरा एक चैनल बना दें, और इस तरह से सारी वीडियोज़ बन रही हैं, लग रही हैं। आप मुझसे पैसे ले रहे हैं, मैं इसके अंदर कैसे पैसे कमा रहा हूँ? अच्छा, जिसमें आप जैसे आपको पता होगा कि यूट्यूब के ऊपर आपको 1000 व्यूज़ पे आपको डिफरेंट अमाउंट मिलती है, ठीक है? अब जितने व्यूज़ आएँगे उसके हिसाब से आपको अर्निंग होगी। जो वीडियो आपने फ्रीलांसर से बनवाई थी, वो वीडियो आप अपने यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है? उसमें अच्छी स्ट्रैटेजी करेंगे, उसमें अच्छे टैग्स डालेंगे, अपलोड अच्छी तरह से करेंगे, वो वीडियो आपको पैसा बना कर देगी, ठीक है? यानी एक वीडियो पे अगर आपके 1000 व्यूज़ आते हैं, तो आपको 2 से $3 मिलेंगे, और इसी तरह ऐसी वीडियोज़ पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो आपकी इसी तरह अर्निंग आपकी थाउज़ेंड्स ऑफ यूएस डॉलर्स में बन जाती है आपकी, ठीक है? चलें, ये बात तो ख़ैर बहुत अच्छी आपने बता दी, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैंने भी सुनी है और बहुत सारे लोगों के, आप क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस आ रही है तो लोगों को पता चल रहा है। एक चीज़ जो हम पिछले टाइम से कुछ सुनते हुए भी आ रहे हैं, और क्योंकि यूट्यूब से हमारा, मेरे भी कुछ चैनल्स हैं और अक्सर कोई ना कोई मशवरा दे रहा होता है। लेकिन अब लोग जो है वो काफ़ी चीज़ों को डिस्करेज कर रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान से नहीं बनाओ, पाकिस्तानी वीडियोज़ तो पैसे नहीं बनाती। अब जैसे आपने बोला कि भाई इतने व्यूज़ के ऊपर इतने डॉलर हो गए। अब सुनने में तो बड़ी अच्छी बात लगी कि जी। यार इतने व्यूज़ हम कर लेते हैं, और आपने तो कहा कि भाई फेसलेस वीडियोस तो मिलियंस में जा रही हैं। इस तरह तो फिर हर कोई अपने चैनल्स बना लेगा और मिलियंस भी बनाना शुरू कर देगा। ये तो ये बात जो है वो आपने बताई, और हमारे नॉलेज के हिसाब से तो ये था कि पाकिस्तानी तो यूट्यूब चैनल बनाए ही ना, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे आते ही नहीं हैं। सही। अच्छा, बिलाल भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, इसका सिनेरियो ये होता है कि पाकिस्तान में बैठकर वीडियो अपलोड कर कर पाकिस्तानी ऑडियंस और एक बाहर के ऑडियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहले तो आप ये समझें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं वीडियो डालता हूँ 10 मिनट की, ठीक है?
उसके ऊपर 1000 व्यूज़ के ऊपर उसको आधा डॉलर, $1 मुश्किल से मिलता है पाकिस्तानी ऑडियंस में। और यही 1000 व्यूज़ अगर अमेरिकन ऑडियंस से आएगा, तो उसमें मिलते हैं हमें $3 से $4 मिनिमम, बता रहा हूँ आपको। वो कैसे? आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तानी चैनल से आपने वीडियो अपलोड करी, ठीक है? और आपको जिसमें ऐड आता है वो फूड पांडा का आता है, आपको दराज़ का आता है, आपको गुल अहमद का आता है। ये सब पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है? अब एक यूएसए ऑडियंस की वीडियो होगी तो उसमें वॉलमार्ट के ऐड चल रहे होंगे, वहाँ पे कोई अमेरिकन कंपनी के ऐड चल रहे होंगे। तो आप मुझे खुद बताएँ कि दराज़ वाले ज़्यादा पैसे देंगे कि वॉलमार्ट वाले ज़्यादा पैसे देंगे एडसेंस ऐड को, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें कि पाकिस्तानी ऑडियंस में और यूएस की ऑडियंस में। ये वैसे काफ़ी अच्छा समझा दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही आने वाला था कि ये जो यूट्यूब है इतना भेदभाव क्यों करता है, क्या पाकिस्तानियों को कम पे कर रहा है और यूएस के जो व्यूअरशिप है उसके लिए ज़्यादा। लेकिन बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। ऑब्वियसली जो हमारी लोकल ब्रांड्स हैं वो कितना पे करती होंगी और जो यूएस की जो कंपनीज़ हैं या ब्रांड्स हैं वो कितना पे करती होंगी। तो ये एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की एक्सप्लेनेशन आपने दे दी और बहुत बड़ा जो सवाल लोगों के अंदर था उसका जवाब मिल गया। अगला सवाल मेरा ये है कि जो एक और चीज़, जैसे आपने ये वाली व्यूअरशिप की बात की, एक और चीज़ होती है नीश। एक नीश है, नीश को किस तरह से जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। जैसे अगर कोई नया यूट्यूब चैनल बना रहा है तो उसको क्या नीश सिलेक्ट करनी चाहिए। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर, जो अगला सवाल मेरा होगा वो इसी के साथ कर लेता हूँ, कि नीश के अंदर कौन कौन सी ऐसी नीश है जिनकी ज़्यादा डिमांड है, जिनकी कम डिमांड है। मतलब कोई नीश ऐसी है जो वही वाली बात कि कोई $3-4 पे कर रही है, कोई $10 पे कर रही है, कोई $0.5। तो इसका भी ज़रा सा समझाओ कि ये क्या चक्कर अच्छा। है। अच्छा, निशेस सबसे पहले तो निश जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रोल प्ले करती है आपका यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी में, ठीक है? इसी तरह जिस तरह से ई-कॉमर्स में आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका सारा डिसाइड होता है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन में निश सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, निश सिलेक्शन, निश कौन सी निश होनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये देखें। बहुत सारी निशेज़ होती हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? एजुकेशन है, फिटनेस है, फाइनेंस है, गेमिंग है, एंटरटेनमेंट है। इन सब पे आपको आरपीएम अलग-अलग मिलता है। आरपीएम से मुराद रेवेन्यू पर माइल। 1000 व्यूज़ पे आपको कितने रेवेन्यू आपको मिलेगा, ठीक है? अब आपको समझाता हूँ कि इस पे जो है ना किस तरह से किस तरह से कम ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कम रेवेन्यू मिलता है गेमिंग के ऊपर, ठीक है? अब गेमिंग के ऊपर कम क्यों मिलता है? क्योंकि गेमिंग ज़्यादातर यंग लोग करते हैं, ठीक है? अंडर 18 ज़्यादातर लोग करते हैं। तो अंडर 18 के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं होता कि वो जाके अब जो ऐड शो हो रहा होगा वहाँ पे शॉप कर सकें। तो सबसे ज़्यादा कम आरपीएम वहाँ मिलता है आपको, ठीक है? सबसे ज़्यादा आरपीएम आपको फाइनेंस में मिलता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे लोग बिज़नेस सर्च करने जा रहे होते हैं, बिज़नेस वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत आती हैं, वहाँ पे ऐड बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के ऐड चलते हैं। तो इसी तरह एड्स में इसी तरह फ़र्क हो जाता है। गेमिंग का सबसे कम होता है, फाइनेंस का सबसे ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो निशेज़ होती हैं वो एजुकेशन की होती हैं, ठीक है? वो फिटनेस की होती हैं, वो हेल्थ की होती हैं, ये एवरग्रीन भी होती हैं, जो कि आपको अच्छा प्रॉफ़िट भी देती हैं। डे लाइफ में भी चल रहा होता है और इसमें टॉपिक्स रिसर्च भी आसान होती है, इसमें वीडियोज़ बनाना भी आसान होता है और इसमें ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा आपका इंटरेस्ट भी होता है। तो ये निश जो है सबसे ज़्यादा टॉप निशेज़ होती हैं। ये भी आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी नीश की कि किस तरह सिलेक्ट करनी चाहिए, और ये बड़ा ज़बरदस्त जवाब मिला है कि नीश जो आपने बताया मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, कि फाइनेंस की नीश का क्या हिसाब किताब है और गेमिंग का नीश, उसकी ऑडियंस की वजह से जो एड्स आएंगे और उसकी व्यूअरशिप होगी। बहुत ज़बरदस्त कि किस तरह से नीशेस को आपने सिलेक्ट करना है और किस तरह से नीशेस आपको अच्छा कमा के देंगी। ठीक है, ये एक एक सवाल था मेरा, जो आप अक्सर देखा होगा, किड्स जो चैनल होते हैं उनके ऊपर तो मिलियंस के मिलियंस व्यूज़ ऐसे ही आ जाते हैं। वजह ये है कि एक बच्चे को अगर कोई वीडियो पसंद आ गई तो मेरे ख़्याल से हज़ारों व्यूज़ तो वो एक बच्चे ही दे देता है, क्योंकि एक-एक दिन के अंदर बार-बार वही रीवॉच करता रहता है, रीवॉच और डेली के हिसाब से। तो बच्चों की जो वीडियोज़ होती हैं, और अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है क्योंकि मेरे घर के बच्चे भी हैं, वो मैंने देखा है गोरे के बच्चे जो है ना वो टॉयज़ वग़ैरह से खेल रहे हैं और उन्होंने वीडियोज़ बनाई है और बच्चे उनको देख रहे हैं। तो जो ये वाली नीच है, जो किड्स के चैनल्स वाली, इनके ऊपर तो मतलब बेतहाशा व्यूज़ आते हैं। तो इसके ऊपर जाना कैसा है? ये निश भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर आपको टॉयज़ की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? जिस तरह से जना बिलाल भाई ने बताया कि जना मेरे खुद के बच्चे जब देख रहे होते हैं तो वो टॉयज़ की वीडियोज़ देख रहे होते हैं। अब आप अज़्यूम करें, आप खुद देखें, आप खुद सोचें, जब हम बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो हम टॉयज़ से खेलते थे, बड़ा खुश होते थे, ठीक है? अब ये डिजिटल दौर है, ठीक है? बच्चे अपनी स्क्रीन के ऊपर टॉयज़ देखकर खुश हो जाते हैं। तो ये ऐसी वीडियोज़ पे बहुत मिलियंस और बिलियंस, लिटरली बिलियंस में व्यूज़ आते हैं।
एक बच्चा के आपने वीडियो लगा कर दी, तो वीडियो जैसी वो एंड होती है वो दूसरी वीडियो पे चले जाता है, एंड होती है दूसरी वीडियो पे। दिन में कम से कम 10 से 15 वीडियोस वो बच्चों की देख लेता है। और इसी तरह दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं, वो यही यूट्यूब पर आते हैं और यूट्यूब पे सर्च करते हैं और देखते हैं। तो इसी तरह व्यूअरशिप जो टॉयज की है, जो बच्चों की है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वो बेबी शार्क, उस पे तो बेबी शार्क बेतहाशा बेबी व्यूज। शार्क दुनिया की पहली ऐसी वीडियो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए। सब अच्छा, हाईएस्ट व्यूज़ गई है उस वीडियो, पूरी यूट्यूब पर मुझे है। तो ऐसा लगता है कि उसने शायद उसके कुछ वर्ल्ड कुछ रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके पास। कुछ बच्चे तो मेरे ख्याल से ऐसे होंगे जिन्होंने खुद अकेले अकेले मिलियन व्यूज दिए होंगे, क्योंकि वो री वॉच करे जा रहे बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को बहुत शौक होता है ऐसी वीडियोस देखने का। हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पर्सनली कर रहा हूँ, आप थोड़ा अपने बारे में बताओ कि आप लोग जो है वो अभी यूट्यूब के ऑटोमेशन, ये जो एजेंसी चला रहे हो, ये किस तरह से एक एजेंसी चल रही है आप लोगों की, और आप लोग इसको किस तरह से लेके चल रहे हो और कब से लेकर चल रहे हो, और इसका फ्यूचर वगैरह बताओ मुझे ज़रा। अच्छा, आज जैसे आपको पता है कि सब डिजिटल दौर है, तो और यूट्यूब जो है वो सेकंड सर्च इंजन है पूरी दुनिया में, और सबसे बड़ा वीडियोग्राफी प्लेटफॉर्म है दुनिया का, ठीक है। आपको जो भी वीडियो देखनी होती है, जाहिर सी बात है सबके दिमाग में आता है यूट्यूब। यूट्यूब कुछ भी आपको सर्च करना है, प्रॉब्लम है या एंटरटेनमेंट है, कोई ड्रामा देखना है, फिल्म देखनी है, सबसे पहले हम यूट्यूब पे चले जाते हैं। तो यूट्यूब हम लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। वेदर इट इज़ एजुकेशन, वेदर इट इज़ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो यूट्यूब का आने वाला जो 5 से 10 साल है वो बहुत ब्राइट है, ठीक है। और अब तो आपको पता है एआई जिस तरह से आ गया, चैट जीपीटी जिस तरह से आ गया, जिस तरह से एआई की इन्वॉल्वमेंट अभी पिछले 1.5 साल से हुई है, ये बहुत आपको हेल्प करेगी यूट्यूब की वीडियोस बनाने में। तो मैं क्या हर किसी को मैं इंकरेज करता हूँ कि जिन्हें यूट्यूब का चैनल बनाए, एआई से जिन्हें मदद ले। अब यूट्यूब चैनल बनाना और उसको ग्रो करना बहुत आसान हो गया है, 2024 चल रही है, ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यूट्यूब का जो ग्रोथ शुरू हो रही है वो मैसिव है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, 2020 में $22 बिलियन का यूट्यूब ने कुछ लगभग रेवेन्यू किया था। 2021-22 आते-आते वो 25 से 26 बिलियन डॉलर का हो गया। 2023 की जो एंडिंग की है यूट्यूब ने, वो $30 बिलियन की की है, जिसमें 55% सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिएटर्स को चला गया। ठीक है, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, ठीक है? और आपको पता है अब 2024 भी शुरू हो चुका है, 2024 में अब ये एक्सपेक्टेड है कि 33-34 चला जाएगा। तो ग्रेजुअली यूट्यूब की अर्निंग और यूट्यूब का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, तो आप लोग जो यूट्यूब ऑटोमेशन, आप लोग थोड़ा बताओ कि आप लोग किस तरह से इसको लेके चल रहे हो, क्या आप लोगों का जो है वो अच्छा, स्ट्रक्चर है सारा कुछ। मेरी एक एजेंसी है यूट्यूब ऑटोमेशन की, जिसके अंदर मैं अपने खुद के चैनल से रन कर रहा होता हूँ। मैंने अपनी टीम हायर की हुई होती है। जस्ट वो मुझे ज़रा वीडियो बना कर देते हैं, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, और इसी तरह मैं अपने क्लाइंट्स से करवाता हूँ, ठीक है। क्लाइंट्स को अपने क्लाइंट्स के चैनल में मैनेज करता हूँ मैं, उनके चैनल में मेंटोरिंग करता हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स के चैनल भी सक्सेसफुल चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और आप लोगों की जो ये एजेंसी है जिसको आप ओन करते हो, अगर मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, कि आप लोगों की मंथली जो इससे अर्निंग हो जाती है, वो कितनी आप लोग अर्निंग कर लेते हो? देखिए ये जना हर महीने में जैसा आप मुझसे पूछेंगे सफ़ीर आप आज कितना कमा रहे हो? मैं बोलूँगा मैं 10 लाख से ऊपर कमा रहा हूँ। तो 4 महीने बाद मैं 10 लाख नहीं कमा रहा हूँगा, मैं 17 से 18 लाख कमा रहा हूँगा, ठीक है? तो यूट्यूब की अर्निंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितना-जितना आपके सब्सक्राइबर्स और जितना-जितना आपकी व्यूअर्स की फैमिली बढ़ती चली जाएगी, उतना आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो यानी कि मैं अभी आपने मुझे फिगर जो बताया, यानी कि अभी मंथली इनकम आपकी तकरीबन 1 मिलियन तक है। तकरीबन आप कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त यार, ये तो मतलब कि आपकी एज क्या है वैसे? मेरी एज 20 है। आप 20 साल के हो भाई। और मुझे एक चीज़ और बताओ, आपने अभी कहाँ तक आप पढ़ चुके हो? मैंने अभी इंटरमीडिएट खत्म किया है और मैं एचएनडी में शुरू कर रहा हूँ, आइस इंटरनेशनल सेंटर में। तो यानी अभी आपने बैचलर्स में एडमिशन लिया है, आप डिग्री कंप्लीट नहीं कर चुके हो। जी, ऐसे ही है। तो भाई ये तो डिग्री तो मेरे ख़्याल से अभी मैं खुद ही थोड़ा-सा शर्मिंदा हो गया हूँ। मैं एक डिग्री होल्डर हूँ, और ये जो है 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट। हम तो यूनिवर्सिटी जाते थे और हमारा तो ये हाल होता था कि टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुँचना है, क्लासेस लेनी है, और जो है असाइनमेंट सबमिट करना है। हम तो इसी चक्कर में लगे रहते थे। तो भाई मतलब कि डिग्री के पीछे फिर तो भागना फ़ज़ूल है, फिर तो स्किल्स की। और मुझे एक बात ये बताओ भाई, 20 साल के अंदर जब माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त इतना अच्छा, इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, और जब बता रहे हो कि आज एक एजेंसी 10 लाख कमा रही है, तो वो ऑब्वियसली 4 महीने बाद 17 लाख कमा रही होगी, तो ऑब्वियसली 1 साल बाद तो वो मतलब कैलकुलेशन तो मैं अभी कैलकुलेटर ही रख देता हूँ, मैथ्स भी इतनी अच्छी नहीं है। तो जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो फिर यूनिवर्सिटी जाने की क्या ज़रूरत पेश आई? बैचलर्स करने की क्या नीड?
अच्छा, ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और जो कि आप लोगों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिग्री और स्किल का, ठीक है? स्किल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, स्किल को आप अपनी लाइफ में जोड़ लें। जहाँ हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, आप कभी भी पैसा नहीं बनाने वाले, ठीक है? डिग्री और स्किल। डिग्री ज़रूरी यूँ है कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे बूम लाती है, ठीक है? और आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, ठीक है? मुझे अगर अमेरिका जाना है, मुझे यूके जाना है, कहीं भी जाना है, तो सबसे पहले मुझे जो है ना सवाल, आप कितना पढ़े हुए हो, ठीक है? कोई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखेगा अभी, ठीक है? तो मुझे डिग्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिग्री भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिग्री आपकी पर्सनैलिटी को बूम लाती है और ऊपर से स्किल होगी। तो जब दोनों मैच हो जाएगा तो आप एक ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी आप अपने टाउन में होगे आप, ठीक है? तो ये हाँ, ये बात तो मुझे भी लगता था, ख़ैर मैं थोड़ा-सा अभी उसमें चला गया था कि यार ये क्या सीन है। लेकिन हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी बोली कि डिग्री भी ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री जो है वो आपको ग्रूम भी करती है, आप बहुत सारे अलग लोगों के साथ नेटवर्किंग भी करते हो और सारा कुछ। लेकिन ऑब्वियसली एक डिग्री के साथ-साथ एक स्किल का होना भी ज़रूरी है। एक स्किल अगर आप जो है 21st सेंचुरी और जी, स्किल्स में भी 21st सेंचुरी बिल्कुल स्किल्स, ऐसे ही क्योंकि है। आजकल जो सबसे ज़्यादा बात चल रही है चैट जीपीटी और एआई के अंदर मिड जर्नी और ये वो सब कुछ जो है वो, और बहुत सारे लोगों को पिछले साल तक तो और अभी भी बहुत सारे लोग इस शक व शुबात में है कि भाई जो है एआई आ जाएगा और हम पे हावी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि एआई हमें कंट्रोल करेगा। अगर हम अपने आप को अपडेट करते जाएं तो हम एआई को ही कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही है। है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे यंगस्टर और बहुत सारे लोग जो जॉब सेक्टर में, वो लोग परेशान होंगे कि एआई आएगी, एआई हमारी जॉब ना खा ले। देखिए, बिल्कुल खाएगा, ठीक है? आने वाले वक़्त में हो सकता है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो ना एआई से रिलेटेड कौन-सी जॉब्स हैं मार्केट के अंदर, एआई से रिलेटेड कौन-सी स्किल हैं, वो आप सीखें, ठीक है? एआई को किस तरह से कंट्रोल करना है, वो सीखें। देखें, एआई तो आने वाला है, ठीक है? एआई हम सबकी ज़िंदगी में आने एआई वाला है। आ गया, एआई है एआई मार्केट में, आ गया चैट है, जीपीटी एंड ऑल बिल्कुल। सब कुछ। चैट जीपीटी सब आधे लोगों की जॉब खा गया, ठीक है? तो आने वाले वक़्त में किस तरह से एआई जो है ना पूरी दुनिया में होगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन जो प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत खतरनाक हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एआई से रिलेटेड जितनी स्किल्स हैं वो आपने सीखनी होगी, ठीक है? जो कि आपको खुद अंदाज़ा लगाना होगा कि यार 5-10 साल बाद ये मुझे कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकती। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से जो हमें माइंडसेट बनाना चाहिए अपने पुराने लोगों को देखते हुए, मैंने भी ये देखा है कि हम लोग जो है ना जिस चीज़ पे बैठ गए, एक जुमला बोला जाता है, लकीर के फ़कीर नहीं बनो। जिस बिल्कुल चीज़ ऐसे ही को है। कर रहे हो 10 साल तक वो नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ऐसे ही है। अब दुनिया अब बहुत तो दुनिया फ़ास्ट बहुत मूव फ़ास्ट हो रही चेंज है है। यार। हर 5 साल बाद, हर 3 साल बाद बिज़नेस मॉडल बदलता रहता है। हर 5 साल बाद स्किल बदलती रहती है। तो आपको अप टू डेट तो होना पड़ेगा, ये बात याद रखें आप लोग। अपने आप को भाई अप टू डेट रखें, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बने कि एआई को आप कंट्रोल करें, ऐसे ना बने कि एआई आपको कंट्रोल करे। ये बिल्कुल। जिनको एआई कंट्रोल करेगा फिर वो जो है वो उस तरफ जाएँगे, जॉबलेस होते चले जाएँगे, काम उनके पास नहीं होगा। अगर कंपनीज़ हैं उनकी या कोई बिज़नेस ओनर्स हैं, अगर वो भी अपने आप को अप टू डेट नहीं करेंगे तो उनके बिज़नेस भी ख़त्म होते चले जाएँगे। तो अपडेट अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है। और एआई से वही वाली बात, डरने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब ऑटोमेशन एक नई चीज़ पता चली, अमेज़न, शॉपिफ़ाई, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें तो बड़ी कॉमन थी, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन की भी कोई एजेंसी हो सकती है और कोई उससे इतना पैसा अर्न कर सकता है, ये मुझे भी जो है वो एक नई चीज़ पता चली और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जिस तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रुझान पहले रहता था, अब तो मेरे ख़्याल से इतना नहीं है कि एमबीबीएस और इंजीनियरिंग सिर्फ़ फ़ील्ड्स होती हैं। अब बहुत सारी हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर आप ढूँढ सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, मल्टीपल क्या-क्या चीज़ें, किन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, किन चीज़ों में जा सकते हो। यूट्यूब ऑटोमेशन, अमेज़न, शॉपिफ़ाई, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफ़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप घर बैठ के कर सकते हो। रिमोट जॉब्स हैं। आप अपनी एजेंसी अगर फ़ॉर्म करते हो तो आप उसको कहीं से भी आप उसको रन कर सकते हो। यूट्यूब ऑटोमेशन की जो सफ़ीर एजेंसी भी चला रहे हैं, इनको किसी एक जगह के ऊपर फिक्स नहीं है कि यहाँ बैठूँगा तो यहीं से काम बिल्कुल होगा। ऐसे। तो ये 21st सेंचुरी के एक जो है वो ब्यूटी भी कह सकते हैं कि अब आप जो है वो इस चीज़ पे फँसे हुए नहीं हो कि आपने यहाँ जाना है, यहाँ बैठ के ये काम करना है। अब आप कहीं से भी बैठ के कहीं के लिए भी काम कर सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में, यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के सारे क्लाइंट्स के काम, सारे तो नहीं मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स के काम पाकिस्तान में बैठ के हो रहे हैं, इंडिया में बैठ के हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से लोकेशन का भी मसला नहीं है। बस अपने आप को अपडेट करें, दूसरों के पॉइंट्स को सुनने की भी जो है वो अपने अंदर जो है हिम्मत लाएँ
कि हाँ भाई ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना ही रखते हैं। सफ़ीर को फिर दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि मेरे ख़्याल से ये जो यूट्यूब ऑटोमेशन को समझना है, ये शायद एक एपिसोड के अंदर हम जो है इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सही बहुत सारे सवालात हैं। अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, या कोई भी आप अपनी इस हवाले से कोई राय देना चाहते हैं, तो कमेंट्स के अंदर जो है वो ज़रूर अपने कमेंट्स शेयर करें, ताकि हम आगे हम अपने आप को भी अपडेट कर सकें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।